48 घंटे के अंदर पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का ऐलान हुआ, तो ये निकल के आता है कि पति तो पाकिस्तान में है, उसकी पत्नियां बच्चों समेत हिंदुस्तान में रह रही हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तान में शादी किया है और बीवियों को हिंदुस्तान में छोड़े हुआ है। ये तो जनमानस के सामने बहुत बड़ा खुलासा हुआ। तो ये जो खुलासा हुआ। नमस्कार, मैं सुभाष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 हिंदुस्तान। फिलहाल हमारी मौजूदगी काशी में है और हमारे साथ काशी के प्रबुद्ध लोग जुड़ चुके हैं। जो देश में आज सबसे बड़ा अभी जातीय जनगणना का जो केंद्र सरकार द्वारा इसको आगे बढ़ाने की किया गया है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ विश्व सनातन वैदिक धर्म से संतोष सर हैं, अंकुर सर हैं, जितेंद्र सर हैं और रितेश भदौरिया सर मौजूद हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, पहलगाम जो हमला के बाद सारी देश को बहुत उम्मीद थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन अचानक ये जातीय जनगणना दे दिया गया। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कश्मीर में जो हमला हुआ उस पर निश्चित तौर पे पूरे देश में गुस्सा है, और ये गुस्सा यहां तक है कि पाकिस्तान पे पूरा देश चाहता है कितनी जल्दी हमला हो जाए। लेकिन भारत सरकार की भी अनेक समस्याएं होती हैं, अनेक तैयारियां होती हैं। उन तैयारियों में पूरा देश लगा हुआ है, और आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत सरकार इस जघन्य अपराध की सजा जरूर देगी। और उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ही नहीं, पक्ष और विपक्ष सभी मिल करके सरकार को कह रहे हैं कि भाई, इस जघन्य अपराध जो हुआ है कश्मीर में, जो हत्याएं हुई हैं धर्म को पूछ करके, तो इस पर पाकिस्तान पर पे हमला होना चाहिए। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में ये दिखाई पड़ेगा। लेकिन इस बीच जो जातिगत जनगणना की बात आई है, स्पष्ट तौर पे मैं देख पा रहा हूं कि जाति जनगणना, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं अपने दिमाग से, कि वो इसलिए भारत सरकार ने लाया है क्योंकि एनआरसी पर विपक्ष हाय तौबा मचाने लगता है और एनआरसी के विरोध में खड़ा हो जाता है। जगह जगह लोग खड़े हो जा रहे हैं। तो जनगणना आखिर किस तरह होगी कि देश में बाहर से आने वाला व्यक्ति हिंदुस्तान में आकर के रह रहा है और कैसे रह रहा है। क्योंकि अभी जब 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का ऐलान हुआ, तो ये निकल के आता है कि पति तो पाकिस्तान में है, उसकी पत्नियां बच्चों समेत हिंदुस्तान में रह रही हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तान में शादी किया है और बीवियों को हिंदुस्तान में छोड़े हुआ है। ये तो जनमानस के सामने बहुत बड़ा खुलासा हुआ। तो ये जो खुलासा हुआ, तो मैं तो भारत सरकार से भी कहूंगा कि आपका खुफिया तंत्र क्या कर रहा था कि इतने दिन से अगर ये व्यवस्था थी यहाँ पे, तो आप क्या कर रहे थे? आप अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करो। लेकिन जनगणना की जहां तक बात आती है, ये जनगणना होनी चाहिए। कम से कम इसी जनगणना के आधार पे हमें ये पता चलेगा कि इस देश में विदेशी कौन कौन आकर के बस रहा है और हम भारतीयों की जड़ खोदने का काम कर रहा है। चूंकि एक है तो सेफ है, एक नारा दिया गया था, तो कहीं ये इससे जो सनातन धर्म है उसको मजबूती मिलेगी या इसे और राजनीतिक तौर पे कमजोर किया जाएगा? देखिए, सनातन धर्म की जहां तक बात है, सनातन धर्म के साथ आजादी के पहले 1000 साल से ये सनातन धर्म सभ्यता युद्ध लड़ रहा है, और आज भी उस सभ्यता युद्ध को लड़ रहा है। मैं नहीं समझता हूं कि जाति जनगणना होने के बाद भी हम सनातनियों को कोई तोड़ने का काम कर पाएगा, क्योंकि हम सभी लोग लगे हुए हैं, सभी सनातनी एकजुट हैं। वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों, हमारे विरोध में खड़े हों, लेकिन हम सनातनी एकजुट होकर के उसका प्रतिकार करेंगे। कोई भी हमारे धर्म को तोड़ने का काम नहीं कर सकता है, चाहे हम कितने भी जातियों में बटे हैं। लेकिन जातियां हम सनातनियों की हैं, हम हिंदुओं की हैं, वो हमारे हैं, हम उनके हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि सनातन धर्म को ये जातिगत जनगणना तोड़ने का काम करेगी। हाँ, ये उजागर उस चीज को करेगी कि इस देश में विदेशी कौन छुप करके बैठा हुआ है जो भारत के जड़ों में पानी डाल रहा है, मट्ठा डालने का काम कर रहा है। और जातीय जनगणना को सर आप किस तरीके से देखते हैं?
देखिए, जाति जनगणना की हमेशा से ही लोगों ने विरोध किया है, चाहे वो इंदिरा गांधी रही हों, नेहरू रहे हों या पूर्व में मोदी जी भी रहे हों। आज सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के और खास तौर से राहुल गांधी जी के दबाव के कारण ही ये मोदी जी शायद झुक गए हैं। इसके पूर्व मोदी जी 2 बार झुक चुके हैं राहुल गांधी जी के सामने। इसके पहले लैंड रिफॉर्म एक्ट भारत सरकार ने लाया था मोदी जी ने, और उसके बाद किसान आंदोलन में, और ये तीसरी बार है जो बड़े घटनाएं हैं इसके अंदर मोदी झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कोई राजनीतिक लाभ उनको मोदी जी को मिल जाए, ठीक है, लेकिन समाज को ओवरऑल इसमें बेनिफिट नहीं होने वाला। 1931 में जाति जनगणनाएं बंद हो गई। पहली बार नहीं, आखिरी बार हुई थी 1901 में चालू हुई और 1931 में 3 बार हुई। 1901, 1911, मतलब 3-4 बार हुई। उसके बाद ये बंद हो गई, और सिर्फ इसी कारण से बंद हो गई कि भाई जाति जनगणना की आवश्यकता नहीं है और समाज के अंदर ये विद्वेष पैदा कर रही थी। लेकिन आज जाति जनगणना जो हो रही है, किस रूप में हो रही है, इसमें मुसलमानों को भी जातियों में आरक्षण देने की बात चल रही है, और मुसलमानों की भी जातियों की चर्चा, इसमें व्यवस्थाएं दी गई हैं इसमें। अब ये क्या मोदी जी का विचार है इसके अंदर, ये समझने की बात है। लेकिन मेरा जो मत है, इसमें देश को हित से ज्यादा अहित ही होने वाला है। ये वापस ये क्या सोच के कर रहे हैं मोदी जी, ये शायद अपना कुछ वक्तव्य दें आगे तो और बात क्लियर हो। अहित, कैसा अहित होने वाला? देखिए, अभी तक हुआ क्या, जाति जनगणना करने के नाम पे भारत के अंदर जो आरक्षण हुआ वो जातिगत आधार हुआ, जबकि जो पिछड़ापन है वो आर्थिक आधार पे होता है। तो जो व्यक्ति गरीब है या पिछड़ा है, उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर आप आरक्षण देते तो ज्यादा अच्छा था। भाई, जातिगत जनगणना का उद्देश्य क्या है, क्या लाभ मिलेगा? आप अंतिम में जो सरकारी योजनाएं हैं और खास तौर से जो आरक्षण है, इस व्यवस्था को आप सुदृढ़ करेंगे या कुछ बढ़ाएंगे, घटाएंगे? आप, हो सकता है संभवतः निशिकांत दुबे जी ने कहा इस विषय पे कि जो SC ST का आरक्षण है उसको कम करके मुसलमानों को आरक्षण देने की व्यवस्था हो रही है। ये भी खतरा है। अगर मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती हुई दिखाई देगी तो आप आगे जो है आरक्षण मुसलमानों को जातियों के आधार पे, क्योंकि मुसलमानों में भी जातियां हैं, तो हिंदुओं का आरक्षण आप काट के मुसलमानों को देंगे आप? क्या शायद मोदी जी ये करने वाले हैं? तो ये जातिगत जनगणना जब तक होती रहेगी और आरक्षण या व्यवस्थाएं जातियों के आधार, जबकि जो संविधान बना है वो साफ कहता है कि जाति के धर्म के आधार पे कोई व्यवस्था भारत में नहीं चलेगी। आप किसी गरीब की मदद करना चाहते हैं, उसका मापदंड तय कर दीजिए कि उसकी आय इतनी है, उसकी घर इतनी है, उसकी प्रॉपर्टी इतनी है, उसकी व्यवस्था इतनी है। और आरक्षण के अंदर भी क्या हुआ, आरक्षण में भी जो कुछ विशेष जातियां थी SC ST की, सिर्फ वही लाभ ली हैं। एक एक परिवार के 6-6 लोग IAS बन रहे हैं। आप किस प्रकार की व्यवस्था बना रहे हैं? आरक्षण के अंदर भी तो इतनी लूपोल है उस व्यवस्था में। भाई, देश को उन्नति करने के लिए व्यक्ति को आपको सपोर्ट करना है, उसके लिए जाति का क्या मतलब है? आप देखिए, गरीब है तो करिए सपोर्ट, बात खत्म हो जाती है। इसमें जाति का कोई रोल ही नहीं कहीं है। न कहीं आप कहना चाहते हैं कि आर्थिक आधार पे चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जाति का कोई रोल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है, संबल नहीं है, उसके पास ताकत कम है, उसकी व्यवस्थाएं कमजोर है, आप उसको फ्री में एजुकेशन दीजिए, फ्री में व्यवस्थाएं दीजिए, आप उसको घर दे दीजिए, जमीन दे दीजिए, प्रॉपर्टी दे दीजिए, उसको जो चाहे सो दे दीजिए आप। और सरकार दे रही है, ऐसा नहीं है। मकान बनाने के लिए योजना है, गरीबों के लिए आवास योजनाएं हैं, शिक्षा योजनाएं हैं, सब कुछ है उसके पास, ठीक है। फिर जाति के आधार पर देने की क्या आवश्यकता है? आप एक आधार रखिए ना, गरीब या अमीर। आप अमीर को आप टैक्स लेते हो, उस पर सरचार्ज लेते हो, 33% टैक्स ले रहे हो, सरचार्ज ले रहे हो। इतना कुछ लेने के बाद भी आप उसी अमीर आदमी को, अगर कोई 10 करोड़ कमा भी रहा है, तो आप जातिगत आधार पर उसको क्या लाभ दोगे आप उसको? लेकिन कोई गरीब है और वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, तो उसका अपराध हो गया। बहुत बड़ा आपने प्रश्न खड़ा कर दिया कि जो आरक्षण है बात तो उसे देखिए- कहीं न कहीं जो आर्थिक व्यवस्था है उसे देखते हुए रख करना चाहिए था। देखिए, ये मांग बराबर उठती रही है और ये सही भी है। अगर कायदे में देखा जाए तो हिंदुस्तान को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में अगर विश्व के सामने लाना है तो निश्चित तौर पे जातिगत व्यवस्थाएं खत्म करके आर्थिक आधार पे अगर काम किया जाएगा तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि कोई ऐसी जाति नहीं है जिसमें गरीब ना हो। चाहे जिसे हम अग्रज कहते हैं, मतलब जो शुरुआती दौर से कहा आया है कि हाँ राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य ये बड़ी जातियां हैं, तो ऐसा नहीं है। बड़ी जातियां या छोटी जातियां नहीं है, गरीब हर जगह होते हैं। इसलिए इन चीजों को देखते हुए आर्थिक आधार पे व्यवस्था अगर ये करें
तो अच्छा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस जातिगत जनगणना के साथ साथ, जैसे हमने आपको बताया कि जो विदेशी यहाँ आके छुपे हुए हैं, रह रहे हैं, उनकी भी जांच की जाएगी। तो उनका आर्थिक स्रोत क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, इस पर भी सरकार विचार करेगी और करना चाहिए। और हमारे साथ अंकुर सर हैं। अंकुर सर से भी हम राय लेना चाहेंगे कि वो जातीय जनगणना को किस प्रकार देखते हैं, क्योंकि वर्ण व्यवस्था से ही जाति निकली थी और लगभग लगभग वर्ण व्यवस्था जो कर्मों के आधार पर था अब लगभग समाप्त हो गया। सर, किस प्रकार आप देखते हैं? दो मुद्दे हैं, पहला है पहलगाम का और दूसरा है जाति जो कास्ट सेंसस है इंडिया में। पहलगाम में ये जो सरकार है ये फेल है, इनके जो इंटेलिजेंस इनपुट थे ये फेल है, अभी तक इन्होंने कुछ कर नहीं पा रहा है। सरकार में पूरा डर बना हुआ है क्योंकि नेक्स्ट जो रिटेलिएट किए थे ये सर्जिकल स्ट्राइक करके, उसमें अभिनंदन बुरी तरह से इनका नुकसान हुआ था और अभिनंदन पाकिस्तान में चले गए थे, जिसके लिए इनको निगोशिएट करना पड़ा, यूएस से निगोशिएट करना पड़ा और पाकिस्तान से भी निगोशिएट करना पड़ा। तो ये जो आतंकवाद है, ऐसा नहीं है पाकिस्तान बहुत पीसफुल कंट्री है, वहाँ भी अच्छे लोग हैं, लेकिन जो आतंकवाद है जो पाकिस्तान प्रायोजित, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के जो संगठन हैं, जो इस्लामिक संगठन है, उनके द्वारा जो प्रायोजित आतंकवाद है, इसको कम करने में भाजपा गवर्नमेंट विफल है। और रही बात कास्ट सेंसस की, कास्ट सेंसस का ये है कि देखिए राहुल गांधी जो बोलते हैं अब मोदी जी उसको कर देते हैं। विपक्ष का तो मुद्दा हाँ, ये तो देखिए क्रेडिट राहुल गांधी को ही जाएगा क्योंकि उन्होंने ही संसद में बोला था जाति जनगणना होनी चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए। अब रही बात कास्ट सेंसस होने के फायदे और नुकसान, तो इसको हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए। कास्ट सेंसस से ये होगा जो जातियां बहुत दबी हुई हैं और जिनके आरक्षण का लाभ लेके उन जातियों में लोग ऊपर उठ गए और अभी भी ले रहे हैं, तो उनको आरक्षण का लाभ छोड़ना चाहिए और ऐसी उन्हीं की जातियों में जो ऐसे लोग हैं जो दबे हैं उनको आरक्षण का लाभ देना चाहिए। और मुसलमानों का खासकर, मुसलमानों में भी जातियां हैं, मुसलमान किस तरह से काम कर रहे हैं, मुसलमानों में भी शोषण है। बनारस में जैसे देख लेंगे, बुनकर जो है साड़ी बुनता है और उनकी गद्दियां हैं मुसलमानों की, वो उसको लूटता है बैठ के। तो इस तरह से जो इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये होना चाहिए। अगर कास्ट सेंसस में ये सब चीजें आती हैं निष्कर्ष निकल के कंक्लूजन में तो अच्छी बात है, अदरवाइज तो सेंसस होता रहेगा, देश चलता रहेगा, विपक्ष और पक्ष की लड़ाई चलती रहेगी। यही कहीं मेरे ना विचार हैं। कहीं अभी वर्तमान में जरूरी था ये एक फिल्टराइजेशन, जहाँ पे अमीरों को जो जिनको मतलब कि बार बार आरक्षण का लाभ मिल रहा है उनको फिल्टर करके अलग किया जाए। देखिए, अगर कायदे में देखा जाए तो मैं तो किसी भी जातिगत आरक्षण का बहुत बड़ा विरोधी हूं। मैं तो नहीं चाहता हूं कि जाति के नाम पे किसी को आरक्षण दिया जाए। गरीब के नाम पर आप आरक्षण क्यों नहीं देते हो, जिसे आर्थिक आधार कहते हैं, और आर्थिक आधार पे ही आरक्षण इस देश में उचित है, न कि जाति के नाम पर। एक गवर्नमेंट की एक पहल थी, जैसे गैस वाला था तो गैस की सब्सिडी छोड़ दिया। तो मेरा ये कहना है कि वो जातियों के वो उच्च लोग जो अच्छे पोजीशन में आ गए हैं, अच्छे फाइनेंशियल सिचुएशन में हैं, तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए। और जो दबे कुचले हैं उन जातियों में, वो स्वयं आगे आकर ये पहल करें और उनको आगे बढ़े, तभी समाज में एक बराबर आएगा, बराबरी आएगी। हमारा संविधान भी यही कहता है कि समाज इक्वलिटी हो, समाज सेकुलर हो, हिंदू धर्म और मुसलमान और बाकी धर्मों में न बटा हो। क्योंकि आप देखेंगे बनारस में 24 से ज़्यादा मजहब के लोग रहते हैं एक साथ, सबसे बड़ी मिसाल है पूरी दुनिया में, लोग यही स्टडी करने आते हैं। तो इस तरह का समाज का निर्माण होना चाहिए। आखिर मुसलमान 24% है, उन्हें कहाँ किस देश में ले जाएंगे, कहाँ भेजेंगे, उनको तो यही रहना है। तो हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इससे कंक्लूजन निकल के आएगा सिवाय वोट और बाकी बयानबाजियों के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। और आप अपनी राय जो भी है जातीय जनगणना पे कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।